हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों की हाई डिमांड पर आप सब लोगों से जो प्रॉमिस हमने किया था वो अब आ चुका है। यानी क्लास 8 के भी हमने कंप्लीट चैप्टर्स के वन शॉट स्टार्ट कर दिए हैं। तो यार आप सब लोगों का ये जो वन शॉट है ये केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर है। अब आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि क्या इसको पढ़ने के बाद कहीं से और पढ़ने की जरूरत है? क्या इसको पढ़ने से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे? क्या इसको पढ़ने से इस चैप्टर से आने वाले सारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, उनको अच्छे से आंसर कर पाएंगे और फुल ऑन फुल स्कोर कर पाएंगे? तो यार इन सभी सवालों का जवाब है हाँ। आप इस वीडियो को देखकर यानी आज की इस क्लास को पढ़ के आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा। यानी इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश, इसके बाद आप इस चैप्टर से आने वाला हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो भाई शुरू करते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। आप सब लोग मेरे विषय में तो जानते ही हैं, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और प्यार से मुझे आप सब लोग ही पीके बाबा बोलते हैं। आईआईटी बॉम्बे से जेआरएफ, एमटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर, बीटेक फ्रॉम ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर, 8+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। दिस इज ऑल अबाउट मी। आगे बढ़ते हैं हम और इस चैप्टर की आउटलाइन पर बात करते हैं। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है आपके एग्जाम में लगभग 9 to 10 मार्क्स का होता है और इसके जो डिलीवरेबल्स है वो है इलेक्ट्रिक टेस्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, फिर लिक्विड्स की कंडक्टिविटी, फिर केमिकल इफेक्ट्स और केमिकल इफेक्ट्स में भी स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, आप सब लोगों को समझ बहुत प्यारे तरीके से आएगा। और कमेंट भी करते जाना तुम लोग, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी कमेंट कर देना भाई, ठीक है। अब शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक टेस्टर क्या होता है? देखो आप सब लोगों ने एक टेस्टर नाम सुना होगा जो काफी सारे इलेक्ट्रिशियंस के पास होता है या आजकल कॉमन हाउस होल्ड्स में भी इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है। तो उस टेस्टर को जैसे टच करते हैं, उसकी जो मेटल नॉब को टच करते हैं किसी भी सर्किट में, और अगर उसमें जो लाइट है एलईडी लाइट है वो ग्लो हो जाती है तो हम कहते हैं कि यहां पर करंट आ रहा है, इसमें करंट पास हो रहा है। तो हम यहां पर भी एक ऐसा ही टेस्टर बनाने वाले हैं। उस टेस्टर का क्या मतलब है, वो टेस्टर क्या करेगा, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टेस्टर जो है वो ये करता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी सर्किट में करंट प्रेजेंट है या नहीं, ये पता करता है टेस्टर। अब पता कैसे करता है? बल्ब के ग्लो होने से। अगर बल्ब ग्लो हो रहा है, सर्किट क्लोज है, तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है, और अगर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रेजेंट नहीं है, यानी पास नहीं हो रहा है। तो यहां पर आप इसको अच्छे से देखेंगे, अभी सर्किट ओपन है तो इसमें चार्जेस नहीं मूव कर रहे हैं। जैसे ही सर्किट को क्लोज किया यानी सर्किट पूरा क्लोज हो चुका है तो चार्जेस मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है ये विद इन द मेटल होते हैं, वायर के अंदर होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और मूव करते हुए यहां पर आप देख रहे हैं बल्ब ग्लो कर रहा है। पहले आपने देखा था कि ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं कर रहा था क्योंकि सर्किट ओपन था। अभी आप देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि सर्किट क्लोज है, ठीक है। तो व्हेन द टू एंड्स आर कनेक्टेड, जब दोनों एंड्स कनेक्टेड होते हैं तो ये बल्ब जो है ग्लो करता है बिकॉज सर्किट इज कंप्लीटेड, यानी दोनों एंड अगर बैटरी से कंप्लीटली क्लोज्ड लूप में है तो यहां पर सर्किट क्लोज होता है, कंप्लीट होता है और बल्ब ग्लो करता है। और इन दिस सर्किट इफ बल्ब इज नॉट देयर देन यू विल नॉट टेस्ट वेदर समथिंग इज कंडक्टिंग और नॉट। अगर ये बल्ब नहीं होता तो मैं पता ही नहीं चलता कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बल्ब ने ग्लो करके बता दिया कि करंट फ्लो हो रहा है। बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब ये पता चल रहा है करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये बल्ब वाला जो सेटअप है ये सेटअप क्या कहलाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रिक टेस्टर कहलाएगा। यानी ये इलेक्ट्रिक करंट की टेस्टिंग करता है कि इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं। अब आप यहां पर ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखेंगे ये ओपन है, ये की ओपन है, ठीक है। इसको की को क्लोज करेंगे यानी सर्किट ओपन है, यानी कि यहां पर अभी ऑफ है, सिस्टम ऑफ है। अब इस सिस्टम को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये वाला हमारा जो पार्ट है सिस्टम का, ये बैटरी है, ये स्विच है, स्विच ऑन और ऑफ दोनों होता है। जब ये इससे कनेक्टेड होगा तो ऑन हो जाएगा, अभी ये कनेक्टेड नहीं है तो ऑफ है। ये बल्ब है, यहां पर जो है हम मेटल पीस ले रहे हैं
अब चेक कर रहे हैं कि ये जो मेटल का पीस है यहां से यहां सर्किट को कनेक्ट करता है या नहीं। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो करने लग गया है। बल्ब ग्लो कर रहा है, इससे यह साबित होता है कि ये जो मेटल का पीस, ये मेटल की स्ट्रिप लगाई है, ये मेटल की स्ट्रिप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। यानी यहां से हम इस मटेरियल के बारे में ये डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यार जो टेस्टर है उसका काम ही यही है कि कहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ये पता लगाना। ये इलेक्ट्रिक टेस्टर का काम है, जो कि यहां पर इस सर्किट में आप अच्छे से देख पा रहे हैं, प्यारे तरीके से समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता हम यहां पर मैग्नेटिक कंपास नीडल से भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, यानी जिस भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो यहां पर हम केमिकल इफेक्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट भी होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंजेस आते हैं। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, क्या होगा, ये जो कंपास नीडल है ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। लेट्स सी। अब आप यहां पर देखो सर्किट ऑन हो चुका है, की ऑन हो चुकी है। अब आपने देखा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्या डिफ्लेक्शन आ गया नीडल में? बिल्कुल आ गया। तो इस प्रकार से आप सर्किट में बल्ब से अगर आप चेक नहीं करना चाहते, बल्ब से तो हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि सर्किट क्लोज है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। रिकंफर्मेशन हमारा किसने किया? मैग्नेटिक कंपास नीडल ने। क्योंकि मैग्नेटिक कंपास नीडल अगर डिफ्लेक्ट हो रही है, इट मींस देयर विल बी करंट पासिंग थ्रू दी कंडक्टर। इज इट क्लियर? बहुत प्यारे तरीके से यहां पर हमने बताया कि बल्ब को भी टेस्टर की तरह यूज किया जा सकता है और मैग्नेटिक कंपास निडल को भी टेस्टर की तरह यूज किया जा सकता है। अब यहां पर आप ध्यान से समझना, ये जो एलईडी लगी होगी, ये जो बल्ब लगा होगा, वो बल्ब लगा होगा, ये ग्लो करेगा जब उसमें करंट पास हो रहा होगा। लेकिन एक विशेष टाइप का जो है बल्ब आता है एलईडी, जिसको हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड एक विशेष प्रकार का जो है ये एक बल्ब है, जो छोटे या फिर जो कम करंट होते, वीक करंट होता है, वीक इलेक्ट्रिक करंट में भी ये ग्लो करता है। यानी कि कभी कभार क्या होगा, हमारे पास जो बल्ब है, अगर हैलोजन बल्ब है तो हैलोजन बल्ब क्या होता है, उसको ग्लो करने के लिए, उसको सिग्निफिकेंट ग्लो के लिए क्या होता है, ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है। और अगर कम करंट होता है तो वो ग्लो नहीं करता। यानी करंट तो फ्लो हो रहा है बट करंट इज वेरी वीक, दैट्स व्हाई बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। या बहुत ज्यादा डिम ग्लो करेगा तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यार ऐसी सिचुएशन में जब वीक करंट्स हो तो वीक इलेक्ट्रिक करंट को हम चेक करेंगे कौन से बल्ब से? एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड टाइप का एक बल्ब होता है, जिससे करेंगे। यहां पर देयर आर 2 वायर्स, इसके अंदर जो है एलईडी के अंदर क्या होता है, 2 वायर होते हैं। जैसे इस टाइप का होता है एलईडी बल्ब, इसमें 2 वायर होता है, जिसमें से एक वायर लंबा होता है, एक वायर छोटा होता है, ठीक है, जिनको हम लीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लीड्स। अब इन लीड्स में से क्या होता है, जो लॉन्गर लीड है, जो लॉन्गर लीड है ये हमेशा किससे कनेक्ट होनी चाहिए? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। यानी लॉन्गर लीड शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड जो शॉर्टर लीड है दैट शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। तो यहां पर जो सेल और बैटरी है उसके साथ इसका कनेक्शन कैसा होना चाहिए ये यहां पर बता दिया। अच्छा, हम इसको बदल दें तो अगर मान लो मैंने ऐसा किया कि इसको पलटी मार दी कि लॉन्गर वाले को तो नेगेटिव टर्मिनल से कर दिया और शॉर्टर वाले को पॉजिटिव से कर दिया, क्या होगा तब? तब क्या होगा, ये जो सर्किट है ये क्लोज नहीं होगा। ये एलईडी की विशेष खासियत है कि ये एक ही बायस में काम करती है, यानी एक ही पोलैरिटी के साथ ये काम करती है। आप इसमें सेल को पलट दोगे या बल्ब के टर्मिनल्स पलट दोगे तो ये वर्क नहीं करेगी, इट विल नॉट ग्लो। तो यहां पर क्या होगा, लॉन्ग साइडर या लॉन्ग लीड जो है वो तो पॉजिटिव टर्मिनल से, शॉर्टर लीड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी। दिस इज द पैटर्न ऑफ कनेक्टिंग एलईडीज इन द सर्किट। दिस इज बिकॉज द लाइट इमिटिंग डायोड, ये जो एलईडी है, इज डिवाइस विच अलाउ करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। यानी ये एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो अलाउ करती है, यानी लॉन्गर से शॉर्टर की तरफ अलाउ करती है, शॉर्टर से लॉन्गर की तरफ, यानी उसकी रिवर्स डायरेक्शन में ये अलाउ नहीं करती। इसलिए इसको इसी पोलैरिटी के साथ जो है कनेक्ट किया जाएगा। अब यहां पर हमने टेस्टर की बात कर ली कि टेस्टर क्या होता है, कि किसी के अंदर भी करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा है इसका पता लगाने के लिए हमने
टेस्टर का इन्वेंशन किया। टेस्टर के अंदर बल्ब जो है वो हैलोजन बल्ब भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें वीक इलेक्ट्रिक करंट्स को जो है चेक करना है तो ऐसे केस में हम एलईडीज ले जो वीकर करंट्स को भी रिकॉग्नाइज कर लेते, वीकर करंट्स में भी ग्लो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये मेटल और नॉन मेटालिक स्ट्रिप्स में तो ज्यादातर हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्ट उसके जो ओपोनेंट्स है उनसे कनेक्ट करेंगे। अगर कोई चीज उनको कनेक्ट करने से बल्ब ग्लो हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो कंडक्टर है। और अगर किसी चीज के, जैसे मैं बात करूं ये प्लास्टिक का पेन है, अगर मैं प्लास्टिक के पेन को उन दोनों एंड से कनेक्ट करता हूं तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये जो पेन जिस मटेरियल का है दैट मटेरियल इज नॉट कंडक्टर। अगर वही मैं मेटल की बोतल, यानी कि ये जो मेटल सरफेस की बोतल है, पानी की बोतल, अगर इस पानी की बोतल से दोनों एंड्स कनेक्ट करूं तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। और ऐसे केस में मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेटल की बोतल है, यानी इसका जो मटेरियल है, ये मटेरियल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल है, यानी इट इज अ कंडक्टर। लेकिन लिक्विड्स में कंडक्टिविटी का क्या सीन है ये हम समझते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारे नदी बहती है तो नदी में पानी बहता है, यानी वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। और जो वाटर का फ्लो होता है इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर करंट। वाटर करंट बोले तो यानी फ्लो ऑफ वाटर। तो टू कंपेयर वाटर करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर हम ये समझेंगे कि जो वाटर करंट है वो किससे कंस्टिट्यूटेड है, वाटर के फ्लो से। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंस्टिट्यूटेड होती है इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो से। यानी यहां पर वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट है। ऐसे ही चार्जेस अगर फ्लो होंगे तो हम कहेंगे कि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो कंडक्टर के अंदर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट का होता है, इसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो फ्लो होते हैं। अब यहां पर अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो जो सॉलिड्स होते हैं या फिर जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर किस प्रकार से होता है कार्यक्रम, आप देखेंगे सॉलिड से इसमें क्या होंगे, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अब ये चार्जेस मूव करेंगे तो ये चार्जेस जो है ये बताएंगे कि इसमें करंट है। वैसे हम कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन इन रियलिटी देयर विल बी स्लाइटली डिफरेंट। सीन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्जेस जिनको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है कॉन्स्टिट्यूट होता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे हैं तो क्या है, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट है। तो इन सॉलिड्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन क्या लिक्विड्स में भी ऐसा होता है, नहीं। तो लिक्विड्स में क्या होगा, लिक्विड्स के अंदर जो है ऐसे चार्जेस ऐसे प्रेजेंट नहीं होते हैं। वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, वहां पर आयंस। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक्वस सॉल्यूशन में एसिड क्या करता है, H+ आयन देता है, बेस क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं, सोल्ट क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देते हैं। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन जो होगा किसी का भी, किसी सब्सटेंस का लिक्विड सॉल्यूशन होगा, वो लिक्विड्स में आयंस होंगे, वो आयंस मूव करेंगे जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि आयंस भी तो चार्ज्ड होते हैं, तो चार्ज्ड आयंस जब मूव करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंस्टिट्यूट होगा। इसका एक सिंपल सी एक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि आप लोगों को करना क्या है, 2 टीस्पून फुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ द बॉटल, यानी कि एक बॉटल के अंदर रबर कैप लगा हुआ है, ऐसी बोतल के अंदर 2 टीस्पून फुल डिस्टिल्ड वाटर लेना है। कौन सा वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब समझते हैं आप, बिल्कुल जो प्योर वाटर है, यानी जिसको हमने बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके सिर्फ प्योर रखा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, टेस्टर मैकेनिज्म को यूज करेंगे। हमारा टेस्टर मैकेनिज्म क्या है, जैसे यहां पर डिस्टिल वाटर है, हमने इस की को ऑन कर दिया, ठीक है। अब इस टेस्टर मैकेनिज्म के दोनों एंड्स इस सॉल्यूशन में डाल दी मैंने, प्योर वाटर में, डिस्टिल वाटर में, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो इसके अंदर आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और आयंस जब इसमें मूव ही नहीं होंगे, चार्जेस जब इसमें मूव ही नहीं होंगे, तो किस प्रकार का करंट,
तो यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि इस डिस्टिल वाटर में पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट मिला दूंगा, यानी 2 बीकर लिए थे मैंने, उसमें से 1 बीकर में पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी जो हमारे घर में नमक होता है वो नमक में स्वाद अनुसार यहां मिला दूंगा। अब वापस से टेस्ट करता हूं। जब मैंने नमक मिला दिया इसमें और मैंने नमक मिला दिया तो देखो आप बल्ब ग्लो होने लग गया। ऐसा क्या हो गया? वाटर वही है बट यहां पर सॉल्ट के ऐड होने से क्या हो रहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर अब कॉमन सॉल्ट जो हमारा है वो Na+ और Cl- यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आयंस दे रहा है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चल रहे हैं और उनके मूवमेंट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक करंट है और बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब सॉल्ट को डिसॉल्व किए इसमें तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो आयनाइज हो जाएगा और आयंस वहां पर फ्लो करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इसी प्रकार जो टैप वाटर होता है, क्योंकि हम जानते हैं टैप वाटर जो हमारे घरों में आता है, नल में पानी जो आता है उसके अंदर काफी सारे सॉल्ट मिक्स्ड होते हैं ऑलरेडी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर है, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ये क्या होती है, अच्छी कंडक्टर नहीं होती है बिकॉज एब्सेंस ऑफ आयंस, यहां पर आयंस प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, इस वजह से ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। जबकि जैसे ही हम इसमें साल्ट डिसॉल्व करेंगे वैसे ही ये अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार जो है हमारे घर में हमारे जो एल्डर्स है वो हमको ये बोलते हैं कि कभी गीले हाथों से बटन ऑन मत करो, स्विच ऑन मत करो, किसी का वायर कनेक्ट मत करो, बोलते हैं। बारिश हो रही है तो स्पेसिफिकली आपको बचने की कोशिश करना चाहिए, आप इलेक्ट्रिक करंट से बचें। तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे अभी अपन ने बात करी कि लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जो टैप वाटर, जो कॉमन वाटर है जो हमारे घर में होता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, और अगर वो कंडक्टर है तो वो कभी भी आपको इलेक्ट्रिक करंट से शॉक दे सकता है। व्हाई इट इज डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद द वेट हैंड्स। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच करूंगा विद द वेट हैंड, ये डेंजरस होगा बिकॉज वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये क्या कर सकता है, वन माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज ऑफ द वेट हैंड्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पर राइज होता है कि सम सिचुएशंस जो है उसमें लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, करता है। देखो यहां पर लिखा है इन सम सिचुएशंस इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, लिक्विड कंडक्टिंग है, बल्ब मे नॉट ग्लो व्हेन कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक टेस्टर। अब ये वही सीन हो गया कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है जबकि कंडक्टर है, तो क्यों नहीं हो रहा होगा? क्या वहां पर वीक करंट हो सकता है? जो एलईडी बल्ब वहां पर अगर हम कर देते हैं कनेक्ट तो उससे ज्यादा अच्छे से डिटेक्ट हो गया एज कंपेयर टू द हैलोजन बल्ब। तो इन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो बल्ब होता है जिसका बारे में हम बात करें हैलोजन बल्ब, उसमें एक एलिमेंट होता है, एक फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट गर्म होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से वहां पर बल्ब ग्लो करता है। दिस मीन्स द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक वो हीट होगा तब जाकर वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा गर्म हो गया ग्लो करना स्टार्ट कर गया। तो अगर बल्ब को ग्लो कराना है तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर तक ग्लो कराना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। वो हीट कैसे होगी? क्योंकि वो हाई करंट चाहिए उसके लिए। तो हावेवर इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, अगर करंट बहुत छोटा है तो हमें फिलामेंट की जगह हमें दूसरा सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। फिलामेंट यहां पर ग्लो नहीं कर पाएगा बिकॉज ये उतनी लेवल तक हीटिंग इसकी नहीं हो पाएगी जिस पर ये ग्लो करता है। यानी करंट तो पास हो रहा है, हीटिंग भी हो रही है बल्ब के फिलामेंट की, लेकिन नॉट अप टू दैट मच टेम्परेचर एट दैट बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। ठीक है, ये होता है कारण। अब यहां पर एयर के बारे में भी थोड़ी सी बातें हुई हैं कि एयर जनरली तो पुअर कंडक्टर, यानी हवा में तो करंट नहीं लगता, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभार जो है बारिश के समय पर जो लाइटनिंग होता है, जो थंडर होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एयर में। अब ये कैसे होता है आप सब लोग समझेंगे। जो बहुत ज्यादा मैं बताऊं, यानी कि जो आपको आज पुअर कंडक्टर दिख रही है एयर, जब बहुत ज्यादा चार्जेस, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है चार्जेस का, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है,
तब इन सम सिचुएशंस एयर स्टार्ट कंडक्टिंग। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑलवेज बैड कंडक्टर है, ऑलवेज नॉट अ कंडक्टर है, बट इन सम सिचुएशंस बैड कंडक्टर ऑल्सो स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वही होता है यहां पर। तो लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है बिटवीन क्लाउड्स और अर्थ सरफेस दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द क्लाउड्स। When electric charges on the clouds is very large, जब चार्जेस बहुत ज्यादा होगा तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ सरफेस बिकम्स सो हाई दैट इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द एयर। और ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होने लगता है। आप देख सकते हैं यहां पर बिजलियां कड़क रही हैं, तो ये एयर में ही इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। आप देख सकते हैं जब बारिश होती है तो बारिश के समय पर भी बिजलियां कड़कती हैं, आपने देखा होगा ये यहां पर कड़क रही है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये कब होता है, ये एयर जो है कब कंडक्ट करने लगती है, when there is a very large difference of charges, when there is a very huge amount of charges produced on either side, or when there is a very high potential difference between the two sides, जब उन दोनों के बीच में जो एयर है वो कंडक्टर का काम करना शुरू कर देती है। तो यहां पर कंक्लूजन है कि अंडर सम स्पेशल कंडीशंस मटेरियल क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर, यानी ऐसे मटेरियल जो पुअर कंडक्टर के तौर पर क्लासिफाइड है, दे ऑल्सो स्टार्ट पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, दे ऑल्सो स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर ये बात यहां पर मेंशन की है। अब हम चलते हैं जो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा मेन चैप्टर है उसके मेन कॉन्सेप्ट पर कि इससे क्या केमिकल इफेक्ट्स है। आप लोगों ने यहां पर एक चीज पढ़ी कि जब भी आप किसी लिक्विड के अंदर, और ऐसे लिक्विड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ऐसे लिक्विड के अंदर टेस्टर को रखते हैं तो टेस्टर का बल्ब ग्लो होता है, यानी उसके अंदर जो चार्जेस थे वो चार्जेस स्टार्ट फ्लोइंग कर देते हैं, मतलब जो उसके अंदर आयंस थे वो आयंस स्टार्ट फ्लोइंग कर देते हैं। तो फ्लोइंग स्टार्ट करने की वजह से वहां पर बल्ब ग्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये बात आपने लिक्विड्स के लिए पढ़े। मेटल्स के लिए बिल्कुल साफ जाहिर है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द प्योर मेटालिक कंडक्टर वेदर सॉलिड और लिक्विड किसी भी स्टेट में हो, तो ये जो है मेटल्स के अंदर क्या होता है, हमारे चार्जेस होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है द केमिकल, देखो लेकिन क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन के अंदर बड़ी अलग विशेष प्रकार का काम होता है। सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास तो होता है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक करंट के पास होने की वजह से देयर आर सर्टेन केमिकल चेंजेस अकर्स, और वो जो सर्टेन केमिकल चेंजेस हैं वो चेंजेस किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आए हुए चेंजेस, कौन से चेंजेस, केमिकल चेंजेस आर नोन एज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी आपने करंट पास किया, उस करंट पास करने की वजह से हमारे सिस्टम के अंदर से केमिकल चेंजेस आ गए हैं। दोज केमिकल चेंजेस जो हैं वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो ये पूरे का पूरा सिनेरियो क्या कहलाएगा, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर हम बात करते हैं द केमिकल चेंजेस टेक प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द आयनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से समझना, केमिकल इफेक्ट्स को समझने के लिए हमें कुछ टर्म समझनी पड़ेगी। एक टर्म है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है भाई, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आयन दे देते हैं या फिर मोल्टन स्टेट में होते हैं, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आयन दे देते हैं। कब देते हैं, ईदर इन द मोल्टन स्टेट और इन द सॉल्यूशन, यानी या तो मोल्टन स्टेट में वो आयन दे देंगे या फिर एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में आयन दे देंगे। जब ये आयंस प्रोड्यूस कर पाएंगे देन ओनली वी कैन सी दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और किसके सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। यानी इलेक्ट्रोलाइट जनरली एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के सॉल्यूशन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एसिड के सॉल्यूशंस में क्या होगा भाई, एसिड के प्रॉपर्टीज ही आप जानते हो कि एसिड जो है अपनी एसिडिक नेचर ही शो तब कर पाता है जब एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे। अब ये आयंस प्रोड्यूस कर रहा है किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो दैट विल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है, तो यहां पर एसिड्स के अंदर H+ आयंस जो है, हाइड्रोजन आयंस जो है वो वाटर सॉल्यूशन में अलग हो जाते हैं और वो आयंस ही कारण बनते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। फिर बेसिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन जो है वाटर के अंदर आ जाते हैं। फिर अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो आप जानते हैं सॉल्ट क्या एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना है, तो सॉल्ट के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है, देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है बिटवीन एसिड और बेस, यानी एसिड और बेस। एसिड क्या करेगा H+ आयन देगा, बेस क्या करेगा OH- आयन देगा, ये H+ और OH- आयन मिलकर क्या बनाएंगे वाटर, और जो रिमेनिंग आयन से किसके एसिड के और रिमेनिंग आयन से किसके बेस के, दोनों मिलकर बनाएंगे सॉल्ट। ठीक है, तो यहां पर जब एसिड जैसे HCl है और NaOH जो बेस है, इन दोनों की रिएक्शन से क्या होगा, इसका OH इसका H दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं वाटर। बचा क्या इसके पास Na+, इसके पास बचा क्या Cl-। तो ये Na+ और Cl- मिलकर क्या बना रहे हैं सॉल्ट, और यही सॉल्यूशन के अंदर यानी यही इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है प्रेजेंट रहते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब हम सॉल्ट्स को उनके साथ मिक्स करते हैं। अब यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है कि सॉल्यूशन के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट उस सब्सटेंस को बोलेंगे हम, जैसे मान लो मैं सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता हूं तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, मैंने NaCl मिलाया और पानी मिलाया। अच्छा, कौन ज्यादा मात्रा में है, विच सब्सटेंस इज हायर इन द अमाउंट, हायर इन द क्वांटिटी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यू नो वेरी वेल दैट वाटर इज इन एक्सेस अमाउंट, और जो एक्सेस अमाउंट में है, ये जो ज्यादा अमाउंट में है, ग्रेटर अमाउंट में है, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। और जो लेसर अमाउंट में है, विच इज लेस इन द क्वांटिटी लेस इन द अमाउंट, वो है सॉल्यूट, जैसे कि NaCl हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सॉल्ट सॉल्यूशन बनाऊं तो सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट तो हो जाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो जाएगा हमारे पास वाटर, यानी वाटर और ये मिक्स करके ये बन गया सॉल्यूशन। तो इन अ सॉल्यूशन वन सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन द अनदर, इन द शुगर सॉल्यूशन शुगर इज डिसॉल्व्ड, सो शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। In the salt solution, salt is solute and water is the solvent। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिस्टम है। और ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऐसे सॉल्यूशन जिनका सॉल्वेंट जो है वो वाटर हो, यानी जिनका सॉल्वेंट वाटर हो, तो वाटर सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। यानी ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे मिक्सचर्स जिनके अंदर सॉल्वेंट कौन हो, वाटर, तो दो सॉल्यूशंस आर नोन एज एक्वस सॉल्यूशंस। तो यहां पर आप लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं। जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट्स है हम वो एक्वस सॉल्यूशन ही यूज करते हैं। तो टू प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, यानी किसी एसिड के, बेस के या सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, और इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यानी केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस बोले तो डीकॉम्पोजिशन, लिसिस बोले तो ब्रेक डाउन। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है ब्रेकिंग होगी सब्सटेंसेस की। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में ब्रेक हो जाएगा। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ टैंक और वेसल कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ। जब हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो बनता है जहां पर ये सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसके अंदर जो टैंक होता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ बोलते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा टैंक है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स रखने होते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या है, ये वो दो कंडक्टिंग पीसेस हैं जो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड होंगे। तो इलेक्ट्रोड्स आर द कंडक्टिंग पीसेस आर इमर्ज्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद इनको क्या करते हैं अपन, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस भी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा उसको हम एनोड बोलेंगे, और जिसका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिससे भी कनेक्टेड होगा उसको हम कैथोड बोलेंगे। अब होगा क्या ये मैं बताता हूं आप लोगों को। यहां पर जैसे आप इन इलेक्ट्रोड्स को इसमें प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, और इस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या होंगे, गैस के बबल फॉर्म होंगे। ठीक है, या मेटल्स डिपॉजिट हो जाएगा किसी इलेक्ट्रोड पर, यानी एक इलेक्ट्रोड पर तो गैस के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड पर जो है मेटल डिपॉजिट हो जा रहा है। और ये जो
ये जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, गैस का एवोल्यूशन और मेटल का डिपोजिशन, इसको अगर हम स्ट्रक्चर्ड वे में यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल इफेक्ट हो जाएगा। और इसको स्ट्रक्चर्ड वे में एक तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके वेरियस एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, कलर में चेंज हो सकता है, ये सारी चीजें जो है यहां पर हो सकती है। ये जो प्रोसेस है आप ध्यान से समझना, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, ये प्रोसेस कैरी आउट होता है जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी वो जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम है, उसके अंदर 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड रख दिए जाएं। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रोड है वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, वो जो इलेक्ट्रोड होंगे, दोज इलेक्ट्रोड आर ऑफ प्लैटिनम। ठीक है, तो यहां पर वाटर अगर मैं ले लेता हूं तो वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए मुझे प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड रखने पड़ेंगे और बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। और मैं देखूंगा कि एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस, एक इलेक्ट्रोड पर जो है ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आर चूजन बिकॉज प्लैटिनम डज नॉट डिसॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट। प्लैटिनम इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व नहीं होता है और ना ही ये जो इलेक्ट्रोड्स पर प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंसेस से रिएक्ट करता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, हम अगर बात करें यहां पर तो हम स्मॉल अमाउंट का H2SO4 यानी थोड़ा सा एसिडिक सब्सटेंस जो है वो वाटर में ऐड कर देते हैं, सो दैट वी कैन इंक्रीज बाय एडिंग द एसिड, वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर हल्का सा एसिड डाल देंगे जिससे नंबर ऑफ फ्री आयंस उसमें इंक्रीज हो जाएंगे और ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और इस प्रकार से जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, ये वाटर है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहां पर आप देखोगे कि एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो हियर हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड। आप समझते हैं कि ऑक्सीजन नेगेटिव आयन फॉर्म करती है और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। तो हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव आयन होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि जो हमारा कैथोड होगा उस पर जाएंगे, यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन के जो नेगेटिव आयन है वो जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एनोड, उस पर जाएंगे और एनोड पर क्या होगे, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब आप यहां पर एक और चीज देखना, ऑक्सीजन गैस की कंपैरिजन में हाइड्रोजन गैस उससे डबल अमाउंट में, डबल वॉल्यूम में प्रोड्यूस होगी। यानी हाइड्रोजन जिस इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस हो रही होगी वहां पर डबल अमाउंट ऑफ बबल्स बन रहे होंगे एज कंपेयर टू दी जहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। इट मींस कैथोड पर ज्यादा बबल्स मिलेंगे और एनोड पर कम बबल्स मिलेंगे। और हम यहीं से समझ जाएंगे सेटअप में कि जिस पर कम बबल्स है वो क्या है, एनोड है, और वहां पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन गैस। जहां पर ज्यादा बबल्स है वो क्या है, कैथोड है, और वहां पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। आप लोगों ने एक और चीज सुनी होगी कि पोटैटो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आप सब लोग जानते हैं कि पोटैटो के अंदर होता है स्टार्च। तो जनरली जो स्टार्च है वो तो अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन उस स्टार्च के अंदर जो डाइल्यूशन के लिए होता है वो क्या होता है, वाटर। और उस वाटर के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो पोटैटो होता है उसके अंदर आयंस, वो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स। वो मिनरल्स यहां पर आयनाइज हो जाते हैं और वो मिनरल्स जो है जो वहां पर डिसॉल्व्ड है स्टार्च और वाटर के साथ, वो मिनरल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे और आलू से भी बल्ब जलेगा, ये आपने देखा होगा। आपने इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन देखा है, आपने बहुत कुछ देखा है। अब मेन जो एप्लीकेशन पार्ट है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो हम यहां पर समझते हैं। तो हम जान चुके हैं कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करा जाना है, वो इलेक्ट्रोप्लेटेड मटेरियल कहां पर होना चाहिए, कैथोड पर होना चाहिए। ठीक है, यानी जैसे मान लो मुझे एक ये पेन है, पेन मेटल का है और ये कंडक्टर है, तो पहले तो इसको कंडक्टर होना बहुत जरूरी है। अगर ये कंडक्टर है किसी मेटल का है, पर इस मेटल पर इस पेन पर मुझे किसी और दूसरे मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो मैं इसको क्या बनाऊंगा, कैथोड। ऐसा क्यों बनाऊंगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिवली चार्ज आयन ही आते हैं
और वो अपने मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयन किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? मेटल से। तो मेटल ही तो हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है, तो मेटल किस पर आना चाहिए? मेटल पे ही आना चाहिए। तो मेटल हमेशा कैथोड पर जाना, तो कैथोड किसको बनाएंगे हम? वो उस मेटल का कैथोड बनाएंगे जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है। तो द मेटल हुज कोटिंग इज रिक्वायर्ड, और जिसकी कोटिंग चढ़ानी है वो कोटिंग जिसकी चढ़ानी है वो बना देगा हमारा एनोड। यानी जिस पर कोटिंग चढ़ानी है वो कैथोड, जिसकी कोटिंग चढ़ानी है वो एनोड। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के ऊपर, तो क्या होगा? अब ध्यान से समझना। ये मैंने क्या बना दिया? इलेक्ट्रोड। ये बना दिया मैंने कॉपर प्लेट। कॉपर की क्या करनी है मुझे? प्लेटिंग करनी है। वहां पर बना दिया कॉपर प्लेट जिस पर प्लेटिंग करनी है। ऐसा एक एनोड बन गया, एक कैथोड बन गया। इसमें क्या होगा? ध्यान से समझना। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर का ही एक सॉल्ट है, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसका ही सॉल्ट हमें लेना होगा। इससे क्या होगा? ध्यान से समझना। जैसे ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के पास कॉपर और सल्फेट आयन है। जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, ये कॉपर प्लस आयन और सल्फेट -2 आयन बन जाएंगे। ये जो कॉपर +2 आयन है, ये आयन अभी किस में है? सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में। अब ये इलेक्ट्रोलाइट से चलकर किधर जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। देखो ध्यान से समझना, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर चले गए, पर यहां पर तो वैकेंसी क्रिएट होगी, और ये जो नेगेटिवली चार्ज सल्फेट है इसको पॉजिटिव इस पर जाना चाहिए। लेकिन जैसे यह वैकेंसी क्रिएट होती है, जैसे यह कंसंट्रेशन डाउन होती है किसकी? कॉपर प्लस आयंस की। यहां पर ये जो कॉपर की प्लेट है एनोड पर, इससे कॉपर आयन जो है वो रिलीज हो जाते हैं और सॉल्यूशन में चले जाते हैं। फिर अगेन ये रिलीज्ड आयन उस पर चले जाएंगे, फिर इसमें से और रिलीज होंगे, यहां से यहां जाएंगे। भाई यहां से इलेक्ट्रोलाइट से तो यहां जा रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रोलाइट में आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो साइकिल है ये चलता रहेगा। यानी इसमें से कॉपर आयन निकलते रहेंगे। यानी ये कॉपर का जो प्लेट है ये पतला होता जाएगा और उस पर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो वो मोटा होता जाएगा। आप देख सकते हैं। तो ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है ये बिकम मोटा, ये बिकम पतला। ठीक है। तो यहां पर दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। इट मींस दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, यानी फ्रॉम एनोड टू द कैथोड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो जो एनोड का मटेरियल है वो डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, और जो कैथोड का मटेरियल है उस पर डिपॉजिट होता जा रहा है ग्रेजुअली। और ये जो प्रोसेस है डिपॉजिटिंग अ थिन एंड यूनिफॉर्म लेयर ऑफ द मेटल ऑन एनी कंडक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके जो एप्लीकेशंस है वो बहुत वास्ट एप्लीकेशंस है, काफी सारी जगह यूज हो रहे हैं। जैसे क्रोमियम की प्लेटिंग के लिए भी हम इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे जो आप लोगों ने आपके बर्तन देखे हैं, आपकी बाइक्स देखी हैं, काफी सारे जो हमारे व्हीकल्स हैं उनके ऊपर एकदम क्रोम फिनिश रहती है ना। तो जो चमकदार फिनिश है वो इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही होती है। तो क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टेप्स, किचन गैस बर्नर, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मेनी अदर सब जो है यहां पर हम पार्ट्स की बात करें। जब कार पार्ट में आप देखेंगे तो ये जो क्रोमियम का पूरा फिनिश आ रखा है ना, ये क्रोमियम फिनिश जो है इलेक्ट्रोलाइटिक बात से ही है। यहां पर आप देखेंगे ये हमारे जो टेप्स है, ये नल है, नल के ऊपर कितनी चमक होती है, शानदार चमक क्रोमियम की। तो ये स्टील के और आयरन के टैप बनते हैं, उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, किससे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से। यहां पर गैस के बर्नर आप देख सकते हैं। यहां पर जो साइकिल के हैंडल है, बाइक्स के, मोटरसाइकिल के हैंडल है, ये देख सकते हैं आप। ये रिम्स देख सकते हैं जहां पर भी क्रोमियम फिनिश होती है। तो ये सारा का सारा खेल जो है किसका हो रहा है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हो रहा है। तो इसके यूजेस क्या है? दिस इज because the chromium has the shiny appearance and it does not corrode और it is a scratch resistant also। यानी जो क्रोमियम है ये ना तो कोरोड होता है ना तो इस पर जंग लगती है, ठीक है। स्क्रैच रेजिस्टेंस भी है, यानी जल्दी से इस पर स्क्रैच भी नहीं पड़ते। किसी से घिसड़ गया, पिट गया, लग गया तो उस पर जल्दी से स्क्रैच भी नहीं आएंगे, और चमकदार भी होता है, यानी एक गुड अपीयरेंस भी देता है। इसीलिए इसका जो यूजेस है आप देख सकते हैं। इसके यूजेस साइकिल हैंडल्स में भी हैं, इसके यूजेस काफी सारे ज्वेलरीज में भी है। तो ज्वेलरी के अंदर भी क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है किसकी? सिल्वर की और गोल्ड की ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। जैसे कॉपर है, आप लोगों ने सुना होगा कि तो गोल्ड प्लेटेड है। जैसे आप लोगों ने कई सारे कंगन देखे होंगे, लगते हैं वो बिल्कुल सोने जैसे हैं, लेकिन उनमें प्योर गोल्ड भी नहीं होता। क्या होता है? अंदर कॉपर होता है, यानी कॉपर का पूरा कंगन बनेगा, उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग हो जाएगी। तो कॉपर के ऊपर एक वेरी थिन लेयर बन जाएगी गोल्ड की, जो कोरोड भी नहीं होगी, बहुत अच्छी भी लगेगी, और लगेगा लोगों को कि सोने की चीजें पहनी हुई है। ऐसे आप सब लोगों ने देखा होगा
जो टिन केन्स होती हैं स्टोर करने के लिए यूज होती है फूड को, ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनी है। किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग? टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किस पर? आयरन पर। यानी बनते ही आयरन के बॉक्स हैं पर उस आयरन के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी। ये क्यों करी? क्योंकि टिन जो है वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है और टिन जो है चीजों को जो है साफ सुथरा और ज्यादा लंबे समय के लिए अच्छी बनाए रखता है, बिकॉज टिन इज लेस रिएक्टिव देन दी आयरन। आयरन के साथ आप किसी भी चीज को रखेंगे तो वो रिएक्ट करेगी और कुछ ना कुछ जो है अनहेल्दी और कुछ ना कुछ बेकार सा सब्सटेंस बन जाएगा जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। इसलिए हमें टिन का यहां पर किया जाता है। ठीक है, दस द फूड डज नॉट कम इनटू द कांटेक्ट विद द आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रिजेस बनते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी किया जाता है। उनको जैसे मान लो ज्यादातर व्हीकल्स हमारे कैसे बनते हैं? लोहे से। लेकिन लोहा व्हीकल्स को तो हर सिचुएशन हर वेदर इन सब में चलना है, लेकिन हर वेदर हर सिचुएशन में तो लोहा कोरोड हो जाएगा। तो उसको कोरोड होने से बचाने के लिए लोहे की स्ट्रेंथ प्लस उसके ऊपर क्रोम की प्लेटिंग कर दो, उसके ऊपर ऐसे सब्सटेंसेस की प्लेटिंग कर दो जिससे जंग ना लगे, जिससे कोरोजन ना हो, जिसकी वजह से वो लॉन्गर टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए सेफ हो जाए, अच्छे से यूजफुल हो जाए। तो सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम द कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ द रस्ट। यानी यहां पर जो है क्रोम प्लेटिंग तो हो रहा था चमकदार, स्क्रैच रेजिस्टेंट इन सब के लिए। अगर आपको लोहे को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, फ्रॉम बिकमिंग द रस्ट, तो हम यहां पर जिंक की कोटिंग भी कर देते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो फैक्ट्रीज है, यानी जहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जनरली हो रहा है, वहां पर बड़ी समस्या है डिस्पोजल की। किसके डिस्पोजल की? जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसका डिस्पोजल बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न है। इसलिए इसको बहुत ज्यादा सावधानी से किया जाता है। तो इट इज बिकॉज इट इज अ वेरी पॉल्यूटिंग वेस्ट, ये पॉल्यूटिंग वेस्ट है। देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस, इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस है ताकि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये जो डिस्पोजल का सिस्टम है, इससे हमें जो हार्मफुल इफेक्ट्स इसके जो मतलब अनगाइडेड डिस्पोजल से हो सकते थे, उनसे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। बहुत प्यारा चैप्टर है, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले चैप्टर में। आप कमेंट में ये बता दें कि आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए।